आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करेंगे जो हजारों साल पुराना है, लेकिन जिसकी छाप आज भी हमारे समाज पर दिखती है। वैदिक काल। जी। हमारे पास जो स्रोत है वो खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी और एसएससी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत काम के हैं। और ये स्रोत सिर्फ तारीखें और नाम नहीं बताते। ये हमें एक पूरी सभ्यता के बदलने की कहानी सुनाते हैं कैसे? कि कैसे कुछ 100 सालों के अंदर ही लोगों का रहन सहन, उनकी सोच, उनका समाज, सब कुछ मतलब पूरी तरह बदल गया। हमारे पास कुछ अकादमिक लेख हैं जो पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल के फर्क को बहुत साफ तौर पर समझाते हैं। हाँ। और साथ ही एक ऑनलाइन चर्चा भी है जिसमें वेदों की असल उम्र को लेकर कुछ बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं चौंकाने वाले सवाल उठाए गए हैं। तो चलिए इन सबको मिलाकर देखते हैं कि वैदिक काल की असल कहानी क्या है। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि वैदिक काल कोई एक जैसा समय नहीं था। इसे हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। अच्छा। पहला ऋग्वेदिक काल जो करीब 1500 से 1200 ईसा पूर्व का है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो करीब 1100 से 500 ईसा पूर्व तक चला। और इन दोनों कालों में जमीन आसमान का फर्क था। मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगती है कि इनकी लोकेशन भी अलग अलग थी, जैसे एक ही फिल्म के 2 अलग अलग सेट हो। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। ऋग्वेदिक लोग सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की धरती पर बसे थे। ये आज का पंजाब वाला इलाका। जी, ये आज का पंजाब और उसके आसपास का इलाका है। उनके लिए सिंधु नदी सबसे अहम थी और सरस्वती सबसे पवित्र। और फिर लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये लोग गंगा के घने जंगलों को साफ करके वहां बस चुके थे। इसी इलाके को बाद में आर्यावर्त के नाम से जाना गया। तो सप्त सिंधु के खुले मैदानों से गंगा के घने जंगलों तक का सफर, इस एक बदलाव ने ही तो सब कुछ बदल दिया होगा। सब कुछ। समाज का पूरा ढांचा हिल गया होगा। बिल्कुल, यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। ऋग्वेदिक समाज काफी हद तक समतावादी था, मतलब बराबरी पर आधारित था। बराबरी पर। हाँ, समाज का बंटवारा काम के आधार पर था, जन्म के आधार पर नहीं। एक मिनट, आप कह रही हैं कि उस वक्त जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी? जी नहीं। ये तो आज की व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। तो क्या कोई भी व्यक्ति अपना पेशा बदलकर अपनी जाति बदल सकता था? जैसे कोई बढ़ई का गेटा पुजारी बन सकता था? सैद्धांतिक रूप से हाँ। ऋग्वेद में एक श्लोक आता है जहां एक ऋषि कहते हैं, मैं एक कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी मां अनाज पीसती हैं। वाह। ये दिखाता है कि एक ही परिवार में अलग अलग पेशे के लोग हो सकते थे और इसमें कोई सामाजिक भेदभाव नहीं था। और महिलाओं की स्थिति? महिलाओं की स्थिति भी काफी बेहतर थी। घोषा, अपाला जैसी विदुषी महिलाओं ने तो वेदों के मंत्रों की रचना तक की है। वो सभाओं में यानी राजनैतिक बहसों में भी हिस्सा लेती थी। ये सुनकर हैरानी होती है कि महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी थी और फिर इतनी तेजी से गिरी। उत्तर वैदिक काल में ऐसा क्या हुआ कि सब पलट गया? जैसे ही लोग गंगा के मैदानों में बसकर खेती करने लगे, जमीन और संपत्ति का महत्व बढ़ गया। समाज में स्थिरता आई, लेकिन साथ ही कठोरता भी आई। मतलब? अब वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित और बहुत सख्त हो गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण। हाँ, ये विभाजन अब लक्ष्मण रेखा बन गए। शूद्रों का काम सिर्फ बाकी 3 वर्णों की सेवा करना रह गया और यहीं से अस्पृश्यता यानी छुआछूत की सोच भी पनपने लगी। और इसका सीधा असर महिलाओं की स्थिति पर पड़ा होगा? हाँ, उन्हें अब घर की 4 दीवारी तक सीमित कर दिया गया। सभाओं में उनका जाना बंद हो गया और उनकी भूमिका को पुरुषों के अधीन बना दिया गया। पर कुछ उदाहरण तो मिलते हैं। हालांकि गार्गी और मैत्रेयी जैसी कुछ ज्ञानी महिलाओं के उदाहरण मिलते हैं, पर अब वो अपवाद थी, नियम नहीं। तो समाज में इतनी कट्टरता आ रही थी, इसका असर सत्ता के समीकरण पर भी तो पड़ा होगा। जरूर पड़ा। कबीले का जो चुना हुआ सरदार था वो अब एक खानदानी राजा कैसे बन गया? बहुत सही सवाल पूछा। ऋग्वेदिक काल में राजा को राजन कहते थे, लेकिन वो आज के राजा जैसा नहीं था। वो कबीले का मुखिया ज्यादा था, सम्राट कम। उसे चुनते कैसे थे? उसे समिति नाम की एक सभा चुनती थी। यानी उस वक्त भी एक तरह के चुनाव होते थे। और क्या राजा के ऊपर कोई कंट्रोल था? हाँ, सभा और समिति का पूरा कंट्रोल था। आप इन्हें एक तरह की संसद समझ सकते हैं, जहां कबीले के बड़े फैसले लिए जाते थे। अच्छा। राजा को उनकी बात सुननी पड़ती थी, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। उसके पास अपनी कोई परमानेंट सेना या टैक्स वसूलने का सिस्टम भी नहीं था। तो उसकी जिम्मेदारी क्या थी? उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कबीले की और उनकी गायों की रक्षा करना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये पूरी तस्वीर बदल गई। अब एक शक्तिशाली राजा सामने आता है। ये बदलाव क्यों और कैसे हुआ? इसकी जड़ भी खेती में ही है।
जब खेती से जरूरत से ज्यादा अनाज मतलब सरप्लस पैदा होने लगा तो समाज को एक स्थायी और मजबूत शासक की जरूरत महसूस हुई। और तब अब राज का पद खानदानी हो गया। राजा अब जन यानी कबीले का नहीं बल्कि जनपद यानी खास इलाके का शासक बन गया। राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल भी पहली बार इसी दौर में हुआ। और वो संसद जैसी सभा और समिति का क्या हुआ? उनका महत्व नाम मात्र का रह गया। राजा की ताकत इतनी बढ़ गई कि वो राजसूय और अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यज्ञ करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। और उसकी मदद के लिए? अब उसकी मदद के लिए एक पूरी कैबिनेट थी जिन्हें रत्नीन यानी रत्न कहते थे। हाँ, ये रत्नीन वाला सवाल परीक्षाओं में अक्सर आता है। क्या आप कुछ मुख्य रत्नीन के बारे में बता सकते हैं? जरूर, आप इन्हें आज के मंत्रियों की तरह समझ सकते हैं। सबसे ताकतवर था पुरोहित, जो राजा का मुख्य सलाहकार था, एक तरह से प्रधानमंत्री। ठीक है। फिर था सेनानी यानी रक्षा मंत्री। और अर्थव्यवस्था के लिए सबसे जरूरी था संग्रहित्री, जो खजाना संभालता था यानी वित्त मंत्री। और टैक्स के लिए? इनके अलावा भागदुघा था, जो टैक्स जमा करता था। ये नाम दिखाते हैं कि प्रशासन कितना व्यवस्थित और जटिल हो चुका था। अच्छा, तो मतलब अब अर्थव्यवस्था में कैश फ्लो था और इसी सरप्लस की वजह से राजा के पास असली पावर आई होगी, टैक्स वसूलने की, सेना रखने की। बिल्कुल। अगर हमें पूरे वैदिक काल को एक लाइन में समझना हो तो ये गाय से गेहूं तक का सफर था। गाय से गेहूं तक का सफर? हाँ, और इस एक बदलाव ने समाज, राजनीति और यहां तक कि धर्म को भी हमेशा के लिए बदल दिया। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था पशुओं, खासकर गाय पर टिकी थी। अमीर आदमी को गोमत कहते थे, है ना? सही कहा, गोमत यानी जिसके पास बहुत गायें हों। व्यापार भी वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम से होता था। और टैक्स का क्या सिस्टम था? कोई पक्का टैक्स नहीं था। लोग अपनी मर्जी से राजा को बलि नाम का एक तोहफा देते थे। बस एक तोहफा? जी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज ने क्रांति ला दी। लोहे को उस समय कृष्ण अयस या श्याम अयस कहा गया है। ये तो गेम चेंजर रहा होगा। लोहे के औजारों से जंगल साफ करना और खेती करना कितना आसान हो गया होगा। हाँ, और इसी ने उस कृषि क्रांति को जन्म दिया जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब जौ के साथ साथ चावल, गेहूं जैसी फसलें भी उगने लगीं। और जब अनाज जरूरत से ज्यादा होने लगा तो राजा ने बलि और भाग नाम के पक्के टैक्स लगा दिए, जो उपज का 6वां या 12वां हिस्सा होता था। और व्यापार? अब व्यापार में भी निष्क और शतमान जैसे सोने चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल होने लगा था। हालांकि इनके पुरातात्विक सबूत बहुत कम मिलते हैं। यहीं पर हमारे स्रोतों में से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। क्या? हम इतनी सटीकता से कैसे कह देते हैं कि ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व का है, जबकि उसकी सबसे पुरानी हाथ से लिखी पांडुलिपि हमें 15वीं सदी की मिलती है? बीच में ये लगभग 3000 साल का गैप है। ये इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है, और इसका जवाब लिखने में नहीं, बोलने में छिपा है। बोलने में? जी, वेदों को हजारों साल तक लिखा नहीं गया। उन्हें श्रुति परंपरा के तहत सुनकर याद किया जाता था और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। अच्छा। 1500 ईसा पूर्व की तारीख का सबसे बड़ा आधार भाषा का विज्ञान और एक पुरातात्विक खोज है जिसे मितानी अभिलेख कहते हैं। मितानी अभिलेख, ये क्या है और इनका भारत के वेदों से क्या लेना देना? ये आज के सीरिया में मिले कुछ शिलालेख हैं जो करीब 1400 ईसा पूर्व के हैं। इनमें 2 राजाओं के बीच एक संधि का जिक्र है। और मजे की बात यह है कि संधि के गवाह के तौर पर जिन देवताओं के नाम लिए गए हैं वो हैं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ये तो सभी ऋग्वेद के देवता हैं। बिल्कुल, ये सब ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं। साथ ही उस अभिलेख की भाषा वैदिक संस्कृत से बहुत मिलती जुलती है। इसी आधार पर विद्वान मानते हैं कि ऋग्वेद लिखने वाले और मितानी लोग एक ही समय के रहे होंगे। वाह, ये तो कमाल का कनेक्शन है। लेकिन जो ऑनलाइन चर्चा हमारे स्रोत में है वो इस थ्योरी को चुनौती देती है। हाँ, और हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि इतिहास किसी एक नजरिए से नहीं बनता। उसमें क्या तर्क दिया गया है? उस चर्चा में एक तर्क ये दिया गया है कि मितानी अभिलेख की भाषा संस्कृत से ज्यादा पाली भाषा जैसी लगती है। जैसे उसमें इंद्र की जगह इंदार और संख्या 7 के लिए सप्त की जगह सत्त लिखा है, जो पाली में इस्तेमाल होता है। अगर ये सच है तो ये तो पूरी कहानी ही बदल देगा। बिल्कुल। इसी स्रोत में यह भी दावा किया गया है कि शायद बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से भी पुराना है। अब
एक मिनट। हमें ये साफ करना होगा कि ये विचार अकादमिक दुनिया में ज्यादातर स्वीकार नहीं किए जाते, लेकिन ये दिखाते हैं कि इतिहास की व्याख्या को लेकर हमेशा एक बहस चलती रहती है। हम यहाँ सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी बता रहे हैं। समझ गई। तो क्या पुरातात्विक सबूत जैसे कि खुदाई में मिली चीजें इस पहेली को सुलझाने में मदद नहीं करती? कि ऋग्वेद में लोहे का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए उसकी रचना लौह युग शुरू होने से पहले यानी 1200 ईसा पूर्व से पहले हुई होगी। और उत्तर वैदिक काल? वहीं उत्तर वैदिक काल को पेंटेड ग्रे वेयर नाम की एक संस्कृति से जोड़ा जाता है, जहां से हमें लोहे के औजार मिले हैं। तो कुछ हद तक पुरातात्विक सबूत भाषा वाले सबूतों से मेल खाते हैं। लेकिन इसमें भी कोई चुनौती होगी। चुनौती ये है कि भारत की गर्म और नमी वाली जलवायु में हजारों साल तक किसी धातु या लकड़ी का बचना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर चीजें गल जाती हैं। तो सबूत मिलना मुश्किल है। जी, इसलिए हमें खुदाई में सबूत बहुत कम मिलते हैं। इसीलिए वेदों की उम्र का सवाल आज भी भाषा के विश्लेषण पर ज्यादा टिका है और बहस जारी है। तो आज की चर्चा का निचोड़ ये है कि वैदिक काल कोई ठहरा हुआ दौर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बदलाव की एक बहुत तेज और गहरी कहानी है। एक ऐसा समाज जो कबीलों में रहता था, बराबरी में यकीन रखता था और गायों को सबसे बड़ी दौलत मानता था। वो कुछ ही सदियों में एक ऐसे समाज में बदल गया जहां बड़े बड़े राज्य थे, लोहे का इस्तेमाल होता था और समाज जन्म के आधार पर बटा हुआ था। और हमने ये भी देखा कि इस कहानी को लिखना कितना मुश्किल है। जी, एक तरफ हमारे पास वेद जैसे साहित्यिक ग्रंथ हैं जो एक तस्वीर पेश करते हैं, दूसरी तरफ जमीन से निकले पुरातात्विक सबूत हैं जो कभी-कभी उस तस्वीर से मेल नहीं खाते या अधूरे होते हैं। ये एक जासूसी के काम जैसा है, जहां हमें बहुत कम सुरागों के साथ एक बड़ी पहेली को सुलझाना है। यहाँ सोचने के लिए एक सवाल पैदा होता है। जब हम अतीत को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें किस पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए? उन कहानियों और मंत्रों पर जो हजारों साल तक सिर्फ याददाश्त के सहारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचे, या फिर उन टूटे फूटे भौतिक अवशेषों पर जो हमें खुदाई में मिलते हैं? दोनों में से कौन हमें इतिहास की ज्यादा सच्ची झलक देता है? इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।